हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टुडे क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रिंसिपल्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, लास्ट सेशन जो हमारा था वो था रिक्वायरमेंट एनालिसिस टास्क, कि जब भी हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट को ले लेते हैं एक बार, तो उस रिक्वायरमेंट्स पर हम एनालिसिस करते हैं, दैट्स मीन विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण करने के लिए हमें किन किन टास्क को यूज करना चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक उसी वीडियो से रिलेटेड है कि जो हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं इसके प्रिंसिपल्स, दैट्स मीन सिद्धांत कौन कौन से हैं। कि जब आपने एक बार कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स ले ली है तो उसको एनालिसिस करना होता है एक बार आपको अपने एंड पर, ताकि अगर कोई भी कहीं पर भी कमी दिख रही है तो मॉडल बनाने से पहले, जो भी आप सूटेबल मॉडल बना रहे हैं, मॉडल बनाने से पहले आप कोई भी छोटी से छोटी कमियों को भी दूर कर सकें। इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़र से हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स ली हैं उस रिक्वायरमेंट्स पर हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो टास्क पढ़े थे उन टास्क को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर कुछ सिद्धांत हैं कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ पर हम इन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हम। हाँ, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ फ्रेंड्स कि आज के टॉपिक के फिनिश होने के बाद लास्ट में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन है, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो हम पहले टॉपिक क्लियर कर लेते हैं हमारा आज का। रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रिंसिपल्स। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसके बारे में अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट, जैसा कि हिंदी में नाम होता है कि आवश्यकताएं क्या है, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स वर्ड है ये यूज़र से, कस्टमर से रिलेटेड है। और एनालिसिस जो वर्ड है ये डेवलपर से रिलेटेड है, कि कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेने के बाद डेवलपर क्या करता है, एनालिसिस करता है, उन सभी रिक्वायरमेंट्स का विश्लेषण करता है। और विश्लेषण करने से क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो अगर हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम है, या हम बोले कि हम कोई काम शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी काम शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर हम उस काम की एक प्लानिंग बना लें और उस प्लानिंग को हम एनालिसिस करें तो हमें बहुत सारी बारीकियां, बहुत सारी छोटी छोटी कमियां नज़र आएंगी। और अगर उन सभी छोटी छोटी कमियों को सुधारते हुए उसके बाद अगर हम उस प्लानिंग को शुरुआत करें, उस प्लानिंग पर काम करना अगर हम शुरू करें, तो हमारा प्लानिंग बिल्कुल सक्सेस होगा। तो यहाँ पर क्योंकि हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और एक छोटी सी कमी आपके पूरे मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए यहाँ पर एज ए डेवलपर बहुत ज़रूरी है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स के बेस पर जो एसआरएस आपने तैयार किया है उसको आप एनालिसिस कर लें, जिससे कि आपको कोई भी अगर छोटी से बड़ी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिख रही है वहाँ पर, तो उसको सुधारा जा सके किस सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन तैयार करने से पहले, जिससे कि आप कोडिंग करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर बिना किसी एरर का प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट की जो एनालिसिस की जाती है इसके कुछ सिद्धांत हैं, कि उन सिद्धांत को ध्यान में रख करके आप क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स की एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डेवलपर, जो कि डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, बनाएगा, कोडिंग करेगा। और एक होता है एनालिस्ट, यानी कि विश्लेषण करने वाला। यहाँ पे जो एनालिसिस का काम होता है ये एनालिस्ट का होता है। यहाँ पर एनालिस्ट अलग हो सकता है, डेवलपर अलग हो सकता है, या एक डेवलपर भी एनालिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि जो भी एनालिस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ताकि वो छोटी से छोटी कमियों को भी नोट करके उनको उसका एक बेटर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सके, जो हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं इन प्रिंसिपल के बेस पर। तो लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। ऑल एनालिसिस मेथड्स आर रिलेटेड बाय ए सेट ऑफ ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स। जो भी आप एनालिसिस के लिए जो भी आपने टास्क काम में लिए थे, लास्ट वीडियो में जो हमने टास्क पढ़े थे
या हम ऐसा बोलें कि जो भी एनालिसिस मेथड्स होते हैं, जो भी एनालिसिस के तरीके होते हैं जिनको आप काम में लेते हैं, वो अपने आप में सेट ऑफ ऑपरेशनल प्रिंसिपल से संबंधित होते हैं। यानी कि उस मेथड में जो प्रिंसिपल्स हैं, सेट ऑफ ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स हैं, वो होते हैं और उससे वो मॉडल्स या हम बोले कि वो मेथड्स रिलेटेड होते हैं। तो आप अगर कोई भी एनालिसिस मेथड काम में ले रहे हैं तो उस मेथड में ये जो हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, ये प्रिंसिपल आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर एनालिसिस मेथड्स हैं वो इस सेट ऑफ ऑपरेशनल प्रिंसिपल से ही रिलेटेड होते हैं। यानी कि वो मेथड इस प्रिंसिपल के बेस पर ही कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करें, द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ प्रॉब्लम मस्ट बी अंडरस्टूड एंड रिप्रेजेंटेड। द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ प्रॉब्लम, कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, या हम बोलें कि जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं, उनका जो डोमेन है, यानी कि उनका जो भी क्षेत्र है, मस्ट बी अंडरस्टूड एंड रिप्रेजेंटेड, उनको समझा जाना चाहिए और रिप्रेजेंट भी किया जाना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब आपको सॉफ्टवेयर बनाने से पहले आपने प्रॉब्लम को, रिक्वायरमेंट्स को एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आपको कोई भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, डैट्स मीन ये इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लमेटिक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अब वो प्रॉब्लम कहाँ सॉफ्टवेयर में कहाँ क्रिएट कर सकती है, सॉफ्टवेयर को वो कहाँ अफेक्ट कर सकती है, यानी कि उसका डोमेन कितना है, हमें ये समझ लेना चाहिए और उसको रिप्रेजेंट भी कर देना चाहिए, जिससे हमें क्लियरली समझ में आए कि ये जो प्रॉब्लम वाली इन्फॉर्मेशन है इसका डोमेन यहाँ तक है और हमें इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, जिससे कि डेवलपर अच्छे से सॉफ्टवेयर पर काम कर सके। Second is the function that the software is to perform must be defined। इसको हम ऐसे बोले कि सॉफ्टवेयर जिन फंक्शंस पर काम करता है, या द फंक्शन डेट द सॉफ्टवेयर इज़ टू परफॉर्म, यानी या हम ऐसे बोले कि वो फंक्शन जिन पर सॉफ्टवेयर काम करता है मस्ट बी डिफाइंड, वो क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए, परिभाषित होने चाहिए। आप जो भी फंक्शंस काम में ले रहे हैं, जो भी यहाँ पर आप फंक्शंस यूज में ले रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, वो मस्ट बी डिफाइन, यानी कि ज़रूरी है कि उनको डिफ़ाइन किया जाना चाहिए फ्रॉम डेवलपर साइड। द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, जो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर है उसे भी क्या किया जाना चाहिए, रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, प्रदर्शित किया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर से क्या आशय है हमारा, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर से, सॉफ्टवेयर हमें पता है सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं और सॉफ्टवेयर हम जैसा बनाएंगे वैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बिहेवियर से क्या मीन है कि सॉफ्टवेयर किस टाइप का इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेसिंग किस तरीके की होती है, सॉफ्टवेयर आउटपुट किस तरीके का प्रदान करता है। ये सॉफ्टवेयर को जब हम सिस्टम में इंस्टॉल कर देंगे तो ये सिस्टम पर किस तरह से काम करेगा, हमें किस किस सिस्टम डिवाइसेस की नीड होगी। तो ये क्या हो गए, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर्स हो गए कि सॉफ्टवेयर का ये स्वभाव है भाई कि इसका बिहेवियर क्या है कि इसमें इस तरीके का डेटा इनपुट होना ही चाहिए, तो ये इस तरीके का आउटपुट देगा, इसमें इतनी जीबी रैम होनी चाहिए सिस्टम में, इतना जीबी इसका हार्ड डिस्क होना चाहिए। तो ये इसकी क्या है, बिहेवियर है। तो आप अगर इस सिस्टम को, अगर आप इस सॉफ्टवेयर को फेस कर रहे हो तो इसके बिहेवियर को ही ध्यान में रखते हुए फेस करोगे, जो कि मस्ट बी रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। द मॉडल्स डेट डिपिक्ट इंफॉर्मेशन फंक्शन एंड बिहेवियर मस्ट बी artisan in a manner that uncover detail in a layered fashion।
द मॉडल्स डेट डिपिक्ट इंफॉर्मेशन, मॉडल जो चित्रित करता है, यानी कि आपने जो मॉडल बनाया है वो दर्शाता है किस किस को, इन्फॉर्मेशन को दर्शाता है, फंक्शन को दर्शाता है, बिहेवियर को दर्शाता है, किसके, सॉफ्टवेयर के। कि आप जो मॉडल बना रहे हैं, हम क्या करते हैं, जो मॉडल बनाते हैं उसको हम डिपिक्ट करते हैं, चित्रित करते हैं, हम एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर वो मॉडल डिपिक्ट करता है या रिप्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशंस को, उस सॉफ्टवेयर के फंक्शंस को, सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को। और ये सभी चीज़ें मस्ट बी पार्टीशन इन ए मैनर, यानी कि अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। कि इन्फॉर्मेशन कैसा रहेगा इस मॉडल में, इसके फंक्शंस सॉफ्टवेयर के कैसे रहेंगे, सॉफ्टवेयर का बिहेवियर क्या रहेगा, ये मस्ट बी पार्टीशन, बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए ये। इन ए मैनर, एक ऐसे मैनर में डेट अनकवर्ड डिटेल इन ए लेयर्ड फंक्शन, जो कि क्या करती हो, अनकवर्ड डिटेल्स, इन सभी डिटेल्स को क्या करती हो, अनकवर्ड करती हो एक लेयर फैशन के अंदर। तो कहने का मीन सिंपली यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर जो भी मॉडल बना रहे हैं एज ए डेवलपर, तो यहाँ पर जब आप मॉडल बनाते हैं, जब आप यहाँ पर मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल में आप सॉफ्टवेयर के जो भी फंक्शंस है, इंफॉर्मेशंस है, बिहेवियर है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस की जो प्रिंसिपल है, यह सिद्धांत आपको यह कहता है कि आप इन सभी चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक डिटेल मैनर में, बिल्कुल डिटेल तरीके से इनको क्या कीजिए, एक लेयर्ड फंक्शन में, कि 1 बाय 1 एक लेयर्ड फैशन के अंदर आप इनको क्या कीजिए, रिप्रेजेंट कीजिए। एनालिसिस प्रोसेस शुड मूव फ्रॉम एसेंशियल इंफॉर्मेशन टूवर्ड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। एनालिसिस प्रोसेस शुड मूव, यानी एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो मूव होना चाहिए किससे, एसेंशियल इंफॉर्मेशन से, आवश्यक जो इंफॉर्मेशंस है उससे ये क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए, टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो आप इसको लागू करेंगे उसकी जो डिटेल है इसके बारे में, यानी कि यहाँ पर जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये इम्प्लीमेंटेशन इसकी डिटेल्स क्या क्या है, इस इंफॉर्मेशन से, इस एसेंशियल इन्फॉर्मेशन से आपका जो एनालिसिस प्रोसेस है ये क्या होना चाहिए, मूव होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 5 यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है ये हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के, कि जब भी आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए करें, या आप जब भी कोई मॉडल मेथड्स को काम में लेते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, तो वो मॉडल अपने आप में इन जो हमने प्रिंसिपल के यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़े हैं, उस मेथड्स के अंदर ये 5 पॉइंट इंक्लूड होते हैं। तो आप जो मेथड काम में लेंगे वो मेथड भी आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट के बारे में एनालिसिस करना है। और ये जितने भी इसके सिद्धांत हैं, दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड सिस्टमेटिकली, इन सभी को एक सिस्टमेटिकली तरीके से ही हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें पहले करनी चाहिए हम उसे बाद में कर रहे हैं, जो बाद में करना चाहिए उसे हम पहले कर रहे हैं। यहाँ पर हर काम को, हर टास्क को, हर जो एनालिसिस प्रोसेस है उसको हमें सिस्टमेटिक तरीके से करना है। जैसे कि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम आपको सबसे पहले ये एनालिसिस करना है कि जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं ये डेटा किस टाइप का डेटा ये इनपुट करेगा यूज़र इसके अंदर। अब आप इस बारे में एनालिसिस ना करके केवल सीधा सीधा यहाँ पे आप एनालिसिस कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन के बाद में इसकी मॉडलिंग कैसे होगी। तो कहने का मीन यहाँ पे सिंपली ये है कि ये बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर के अंदर ही क्या होना चाहिए, सभी प्रिंसिपल्स का पालन होना चाहिए। अगर आप कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स पर, तो उनको 1 बाय 1 सिस्टमेटिक तरीके से ही आप एनालिसिस करेंगे उसके, जिससे कि आप हर प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर पाएंगे और आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक पर्सन है दाविश,
उन्होंने सजेस्ट किया है, कुछ गाइडलाइंस दी हैं इन सिद्धांत के बारे में रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग की, कि यहाँ पर ये जो पर्सन्स है इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है। दावी सजेस्ट ए सेट ऑफ गाइडलाइंस प्रिंसिपल, एक सेट दिया है गाइडलाइंस प्रिंसिपल का फॉर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि इन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस दी हैं। सबसे पहले है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि आप क्या करो, समस्या को समझो, क्योंकि आपने समझा ही नहीं समस्या को और आप सीधा उस पर काम करना शुरू कर दिए। जैसे कि मैं रियल लाइफ का एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा। एग्ज़ाम के टाइम पर हम क्या करते हैं, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता होगा या हुआ होगा कि उन्होंने क्वेश्चंस को क्या किया, बहुत ही स्पीडली पढ़ा। अब क्वेश्चन बहुत ही माइनर फॉर्म में कुछ और कहना चाह रहा था, लेकिन क्वेश्चन स्टूडेंट ने बिल्कुल एकदम स्पीडली पढ़ा और उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया। अर्थ का अनर्थ में यानी कि क्वेश्चन कुछ और आंसर में मांगना चाह रहा था, लेकिन स्टूडेंट ने कुछ और समझा और जो समझा वही उसको आंसर कर दिया। तो उसने जो भी आंसर को लिखने में जो भी टाइम लिया और जो लिखने का एफर्ट्स लगाया, वो सभी क्या हो गया, बेकार हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो उस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है या क्या पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर भी कि आप पूरा एफर्ट्स लगा रहे हैं, पूरा टाइम लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो सही वे में नहीं है तो वो पूरी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को क्या कर ले, समझ ले, बिफोर यू बीइंग टू क्रिएट द एनालिसिस मॉडल। एनालिसिस मॉडल को बनाने से पहले, इससे पहले कि आप एनालिसिस मॉडल को बनाना शुरू करें, आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से क्या कर ले, समझ लें। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी तो ही आप अच्छे से मॉडल बना पाओगे और उन प्रॉब्लम्स का समाधान कर पाओगे। जब आप प्रॉब्लम ही नहीं समझ पाए कि एक्चुअली में प्रॉब्लम ही क्या है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे, जो भी आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे, उसमें एरर आएगी और आपका जो आपने जो भी एफर्ट्स लगाया है वो सारा एफर्ट्स आपका बेकार चला जाएगा। डेवलप प्रोटोटाइप्स, क्या डेवलप करना है, प्रोटोटाइप डेवलप करना है। हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था यहाँ पे कि हम यहाँ पे डेवलपर क्या कर देता है, प्रोटोटाइप डेवलप कर देता है। होता क्या है कि कभी कभी कस्टमर को भी पता नहीं होता कि उसे क्या चाहिए। इन दिस केस डेवलपर क्या करता है कि एक प्रोटोटाइप बना देता है। प्रोटोटाइप बनाने के बाद इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं वो सभी केसेस इन प्रोटोटाइप के ज़रिए ही शॉर्ट आउट किए जाते हैं। यानी कि डेवलपर ने दैट्स मीन जस्ट ए मिनट, यानी कि डेवलप प्रोटोटाइप्स, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोटोटाइप को डेवलप करना है। डेट अनेबल ए यूजर टू अंडरस्टैंड, जो कि क्या करता है, यूज़र को इस योग्य बना देता है कि वो समझ सके कि हाउ ह्यूमन इंट्रैक्शंस विल ऑकर, यानी कि जो ह्यूमंस हैं वो किस तरीके से इंट्रैक्शंस करेंगे या जो मशीन है वो किस तरीके से इंट्रैक्शन करेगी। तो इससे कि क्या होगा कि इससे यूज़र को ये समझने में आसानी रहेगी कि चाहे वो ऑपरेटर हो यानी कि यूज़र हो या चाहे मशीन हो, वो किस तरीके से इंट्रैक्शंस हो रहा है, ये समझने में आसानी रहेगी अगर हम एक प्रोटोटाइप डेवलप कर देते हैं तो। रिकॉर्ड द ओरिजिन ऑफ एंड द रीज़न फॉर एवरी रिक्वायरमेंट। रीज़न फॉर एवरी रिक्वायरमेंट, सभी रिक्वायरमेंट्स के कारण। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर कस्टमर ने अपने रिक्वायरमेंट्स बताई है तो किसी न किसी कारण से बताई है, तो सभी रिक्वायरमेंट्स के कारण को क्या करना है, यहाँ पे रिकॉर्ड करना है हमें। रिकॉर्ड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का भी मीन यहाँ पे कारण ही होता है। रिकॉर्ड द ओरिजिन, यहाँ पे हमें क्या रिकॉर्ड करना है, कारण रिकॉर्ड करना है। एंड द रीजन ऑफ एवरी रिक्वायरमेंट्स, और सभी रिक्वायरमेंट्स के रीजन्स भी हमें यहाँ पे क्या करने हैं, रिकॉर्ड करने।
इससे क्या होगा कि जब हमें पता होगा कि ये रिक्वायरमेंट किस कारण से आया है, तो उसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हमें इजी वे में मिल पाएगा। जिससे कि हम हमारा मॉडल, जैसा कि हमने प्रिंसिपल में पढ़ा कि अगर हमें पहले से ही प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी होगी, अगर हम पहले से ही अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो हम एक बेटर मॉडल क्रिएट कर सकते हैं एंड उस मॉडल के बिहाफ पर हम हमारा कोडिंग यानी कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। यूज मल्टीपल व्यूज ऑफ रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको काम में लेने के मल्टीपल व्यूज भी हमें क्या करने हैं, देखने हैं कि ऐसा होता है कि कोई भी रिक्वायरमेंट्स है, कोई भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स अगर आई है तो उस रिक्वायरमेंट्स को किस तरीके से काम में लेना है, यानी कि सॉफ्टवेयर में किस तरीके से वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि एक ही तरीका हो, आप मल्टीपल तरीके से यानी कि जितने भी वे हैं उन सभी वे को देखते हुए आप जो भी बेटर व्यू लगता है, आपको जो भी बेटर लगता है फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू, आप उस वे को यहाँ पे काम में ले सकते हैं। एंड फिफ्थ इज रैंक रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया भी है कि आप अगर आगे चल के डेवलपर बनना चाहते हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, तो हमें पता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो एक अपनी फ़ीस लेते हैं, या हम जो बोले जो प्राइज होती है सॉफ्टवेयर को बनाने की, वो उतना वो प्राइस लेते हैं और सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। लेकिन कभी कभी डेवलपर के पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स आती हैं कि ठीक है, उसे सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे फंक्शंस बनाने हैं, बहुत सारा वर्क उसे सॉफ्टवेयर के साथ करना है, लेकिन कस्टमर के पास टाइम कम है, या हम बोले कस्टमर को जल्दी है, कस्टमर ने हमें बहुत कम समय दिया और उस समय में बन पाना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हम रैंक करेंगे, यानी कि हम उसे प्रायोरिटी दे देंगे। कि हम लास्ट वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था, वो मैं रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर। जैसे कि हम बात करें, कोई कॉलेज है, उस कॉलेज ने एक डेवलपर के साथ मीटिंग करके अपनी रिक्वायरमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा एक एकेडमिक सॉफ्टवेयर चाहते हैं जिसमें हम सभी बच्चों के डेटा फीड कर सकें, उनको हम एक एनरोलमेंट नंबर हमारे कॉलेज लेवल पे दे सकें, और जिससे हम आईडी कार्ड बना सकें, उनकी ट्रैकिंग कर सकें, मैसेज भेज सकें, और ओवरऑल जो भी और भी रिलेटेड एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसने सारी की सारी एनालिसिस जो डेवलपर है उसको उसने बता दी। बट उसने कहा कि मुझे विदिन 1 वीक के अंदर ही ये सारी चीज़ें चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर डेवलपर मना करता है कि नहीं, मैं 1 वीक में नहीं बना पाऊँगा, मुझे तो पूरा बनाने में 1 मंथ लगेगा, तो यहाँ पे वो जो उसकी इनकम होने वाली थी वो स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पे डेवलपर क्या करेगा, उसको डन करेगा, ओके आपको हम बना के दे देंगे। अब डेवलपर को भी पता है कि सबसे पहले यहाँ पे अब प्रायोरिटी क्या है कि उसे सॉफ्टवेयर बनाना है, लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या बनाना है, उसे सॉफ्टवेयर में कॉलेज वालों को पहले स्टूडेंट का डेटा फीड करना है। तो उसे ऐसे फंक्शंस बनाने हैं, या हम बोले सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी देनी है कि उस सॉफ्टवेयर में कॉलेज के सभी स्टूडेंट के डेटा को फीड किया जा सके। अब जब तक कॉलेज में वो सभी स्टूडेंट्स के डेटा फीड होंगे, तब तक उतना समय डेवलपर को भी मिलेगा और वो सॉफ्टवेयर पर बाकी आगे के जो भी टास्क हैं उनको वो पूरा कर पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स में हम ये तय कर लेते हैं कि किस रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है और किस रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटी कम है। जिस रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको हम सबसे पहले करते हैं, और जिस रिक्वायरमेंट्स की प्रायोरिटी कम होती है उसको हम बाद में करते हैं। एंड 6 इज वर्क टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटी। वर्क टू एलिमिनेट एम्बिग्यूटी यानी कि आपको वर्क करना है, यानी कि क्या करना है आपको कि जो भी एम्बिग्यूटी है, यानी कि सॉफ्टवेयर में अगर कोई भी अस्पष्टता है
या हम बात करें कोई भी एक ऐसा आप मॉडल बना रहे हैं, आप कोई भी एक ऐसा डेटा बना रहे हैं, या ऐसा कोई भी डेटा है जो क्लियर स्पेसिफाई नहीं है, एम्बिगियस है, अस्पष्ट है, तो आप उसे इमीडिएटली क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, आप उसे रद्द कर देंगे, आप उसे अपने मॉडल में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्योंकि अगर जैसे कि हमने कहा, हमने पीछे टास्क में भी पढ़ा, प्रिंसिपल में भी पढ़ा कि हम अगर जो एक्सटर्नली अगर हम कोई डेटा ले रहे हैं उसे भी हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ तक कि हम जो फंक्शंस काम में ले रहे हैं हम उसको भी यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। हम तो यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को, उसके फंक्शंस को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो एम्बिगुअस है, अस्पष्ट है, जिसको आप डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे उसे एलिमिनेट करना बेटर है। तो हम क्या वर्क करेंगे कि जो भी एम्बिगुअस, अस्पष्ट जो भी फंक्शंस या डेटा है उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, रद्द कर देंगे, हटा देंगे, उसको हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर या हमारे मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का टॉपिक था एक कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रिंसिपल्स, कि जो भी रिक्वायरमेंट पर एनालिसिस की जाती है उनके सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी कि हम किस किस सिद्धांत को फॉलो करते हुए किन किन सिद्धांत के आधार पर हम एक अच्छा यहाँ पर रिक्वायरमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं। आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, एक्चुअली में मेरे पास लास्ट काफ़ी वीडियो जब अपलोड किए तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी। स्पेशली मोस्टली उसमें वो स्टूडेंट्स थे जो रूरल एरियाज से हैं, या वो स्टूडेंट्स थे जो कंप्यूटर के साथ ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। तो वो ऐसा जानना चाह रहे थे कि हम आपने जो अपलोड किया है वो किस तरह से हम देख पाएँ। तो ये एक छोटा सा ये ट्रेनिंग सेशन में अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि हम हमारा कॉलेज का जो भी वीडियो अपलोड होता है वो आप किस तरह से देख सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। और फिर भी आपकी कोई भी अगर क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, या आप सीधा सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स कि अपना इंटरनेट कनेक्ट करेंगे और किसी भी ब्राउज़र पर जाएंगे और उसके एड्रेस बार में youtube.com आप लिखेंगे। जैसे ही आप youtube.com लिखेंगे आप देख सकते हैं कि इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि ये देखिए हमारा ये टाइटल बार हो गया, जहाँ पे ये क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन है, ठीक है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट का नाम हो गया है, यहाँ पे यूट्यूब है, यहाँ पे ये सर्च आ गया। आगे यहाँ पर जो भी रिलेटेड या रिसेंटली फ्रिक्वेंटली जो भी वीडियोस होते हैं वो सारे आपको शो होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको शो नहीं किया है। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो ये आपको दिखाई दे रहा है इसको हम बड़ा करके देखें तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे लिखना है HDIT एकेडमिक। आपको ये लिखना है HDIT एकेडमिक। इसको लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे HDIT एकेडमिक लिखने के बाद सर्च बॉक्स में जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो ये सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई देगा, जो कॉलेज है हमारी उस कॉलेज की बिल्डिंग दिखाई देगी, मेन बिल्डिंग दिखाई देगी, साथ ही साथ HDIT एकेडमिक ऑनलाइन इसका साथ नाम दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो भी सब्सक्राइब कर लेने के बाद जो भी वीडियो अपलोड होंगे, किसी भी समय जब अपलोड होंगे तो वो आपके पास में अपने आप इन्फॉर्मेशंस आ जाया करेंगी। जब आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने क्या किया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस कॉलेज, इस HDIT एकेडमिक ऑनलाइन में जितने भी वीडियोज़
अपलोड किए गए हैं। आप देख सकते हो कि जो भी अपलोडेड हैं ये सारे वीडियो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको अगर पूरे की पूरे वीडियोज़ देखने हैं तो यहाँ पे वीडियोज़ पे आप जाएंगे और अब तक जितने भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन सभी वीडियो को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स जैसे मैं बोलता रहा हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है, क्योंकि मेरे हर यहाँ पर वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर लिखा हुआ रहता है। जैसे ये आज का मेरा लेक्चर नंबर 8 है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे सेकंड लेक्चर में मैंने ऐसा कहा था, ये सेकंड लेक्चर आप पढ़ लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आप यहाँ से मेरे सभी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं, मेरे ही नहीं आप अपने और भी सब्जेक्ट टीचर्स के से रिलेटेड आप लेक्चर्स देख सकते हैं। तो जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पे एक वीडियो प्ले करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे से किसी भी वीडियो को प्ले किया। प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये वीडियो क्या हो रहा है, प्ले हो रहा है। साथ ही साथ ये वीडियो किस से रिलेटेड है आप देख सकते हैं, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड, पीपीएस लेक्चर नंबर 7, और यहाँ पे फैकल्टी का नाम आ रहा है बाई कमलेश दीक्षित आ रहा है। तो यहाँ पे किस टीचर का कौन सा वीडियो लेक्चर है, किस टॉपिक पर है, ये सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपने अगर कोई वीडियो स्किप भी कर दिया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि ये है लाइक, आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर कोई फ्रेंड्स है आपके, उन फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है, अगर कोई फ्रेंड्स आपके दूसरे कॉलेज में भी हैं, वहाँ पे अगर उनको किसी भी टॉपिक से प्रॉब्लम है, या आप अपने ही फ्रेंड सर्कल में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनको टॉपिक अच्छे से समझ में आए। साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब कर दें। इससे सब्सक्राइब से मैं बता चुका हूँ कि क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये हमारा एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन था, जिससे कि आप यहाँ पर अब जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे क्वेरी थी कि सर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे साथ में, हम कैसे करें, तो मैं भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या आप कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं तो आप पर्टिकुलर पर्सन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फैकल्टी आपके लिए 24 आवर्स रेडी है आपके एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक था हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रिंसिपल, वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड जो लास्ट में मैंने एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन दिया है, इससे भी आप अब यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम वापस से हाजिर होंगे आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक थैंक यू फ्रेंड्स।